गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोग को बढ़िया से समझाने वाला हूं, जिसका नाम है किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है, बहुत बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है और बहुत किसी को समझ नहीं आता है। बट इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन तरीका से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग कर लेंगे। नाम क्या है हमारा, क्या नाम है टॉपिक का? किर्चॉफ्स लॉ। ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा, चीजें एकदम बेहतरीन और बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग कर लिए होंगे किर्चॉफ्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर किर्चॉफ्स लॉ है क्या। ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ द नेटवर्क बोला जाता है। ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क किस चीज का? तो सर्किट को नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क। ठीक है ना, नेटवर्क। तो किर्चॉफ्स लॉ ऑफ द नेटवर्क क्या है बाबू, है ना? तो देखो, किर्चॉफ्स लॉ जो है ना 1842 को आया था। और किर्चॉफ्स लॉ जो डील होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए डील होता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब बोलो ऐसा परिपथ जिसके बारे में हमको अच्छा सी जानकारी नहीं। यानी कि हम लोग इससे पहले जब भी पढ़े थे तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, बाद में एक वेटस्टोन ब्रिज के बारे में भी पढ़े थे। बट अभी हम लोग एक और रूल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ में वैसे सर्किट में अप्लाई कर देंगे जहां सीरीज पैरेलल काम नहीं करेगा। ठीक है, जहां वेटस्टोन ब्रिज काम नहीं करेगा उस जगह पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आखिर किर्चॉफ्स लॉ है क्या? एक वर्ड में सीधा सीधी बात करें तो किर्चॉफ्स लॉ एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क है जहां हम लोग क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं बाबू? रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं एंड वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं बोलो? वोल्टेज। तो किर्चॉफ्स लॉ इज सच ए अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन व्हिच वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इन कॉम्प्लेक्स सर्किट। कहां पे? इन कॉम्प्लेक्स सर्किट में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट हम क्यों बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट इसलिए बोल रहे हैं जहां पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन काम ना करे, जहां पर वेटस्टोन ब्रिज अप्लाई ना हो, वैसे जगह पे हम क्या अप्लाई करेंगे? किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे और आसानी से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। बात समझ में आ गया? तो एक बार और बोल रहे हैं, किर्चॉफ्स लॉ इज सच ए अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन व्हिच वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इन कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम करंट मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो किर्चॉफ्स लॉ है वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किर्चॉफ्स लॉ। ठीक है, ये किर्चॉफ्स लॉ जो है वो दो टाइप का हम लोग यहां डील करते हैं। एक को बोलते हैं करंट लॉ। पहला वाला का क्या बोलते हैं बच्चा? करंट लॉ। तो पहला वाला को हम लोग करंट लॉ बोलेंगे या पॉइंट लॉ बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम इसी को जॉनसन लॉ के नाम से भी जानते हैं। किससे बोलो? जॉनसन लॉ। इसी को किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो ये जो फर्स्ट लॉ है हमारा, किर्चॉफ्स का जो पहला नियम है, यानी कि जो फर्स्ट लॉ है हमारा, ठीक है ना, वो क्या क्या बोलेंगे? करंट लॉ है, पॉइंट लॉ है और जॉनसन लॉ है। इसी को शॉर्टकट में KCL कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? KCL माने किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ जो फेमस है मार्केट में। बात समझ में आ गया? तो किर्चॉफ्स लॉ कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला को क्या बोलते हैं? करंट लॉ, पॉइंट लॉ और जॉनसन लॉ। और दूसरा को बोलते हैं वोल्टेज लॉ। दूसरा को क्या बोलेंगे? वोल्टेज लॉ बोलेंगे। ठीक है ना, दूसरा को क्या बोलेंगे बाबू? वोल्टेज लॉ बोलेंगे। ठीक है ना, ये क्या है? किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक है ना, किर्चॉफ्स क्या बोलो? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम लोग वोल्टेज लॉ बोलेंगे और इसी को लूप लॉ कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? लूप लॉ। और एक नाम से इसको पुकारते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लॉ। एक ही बात है, लूप का मतलब भी क्लोज्ड ही होता है। तो क्लोज लॉ कभी कभी बोल देगा तो आपको समझना है कि किर्चॉफ सेकेंड लॉ की बातें कर रहा है। और इसको जो है शॉर्टकट में इसको बोलते हैं KVL। क्या बोलते हैं बोलो? KVL। कभी कभी एग्जाम में लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बात समझ में आ गया? तो किर्चॉफ्स लॉ कितने टाइप का? दो। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? करंट लॉ, पॉइंट लॉ, जॉनसन लॉ। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ, लूप लॉ और क्लोज लॉ के नाम से जाना जाता है। यानी कि शॉर्टकट में अगर बोले तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं KCL, दूसरा को बोलते हैं KVL। पहला वाला को KCL, दूसरा को क्या बोलेंगे?
केवीएल बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो एक बार और फिर से मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ इज सच ए अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच इट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इन कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एंड वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं फर्स्ट लॉ, दूसरा वाला को सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है उसको हम करंट लॉ, वोल्टेज लॉ और जंक्शन लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ, लूप लॉ और क्लोज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लॉ को शॉर्टकट में केसीएल और सेकंड लॉ को शॉर्टकट में केवीएल कहा जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं, एक केसीएल, दूसरा केवीएल। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जब हम फर्स्ट वाला बात करते हैं, कौन वाला बात करते हैं बाबू? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला को हम लोग बोलते हैं केसीएल। केसीएल क्या है आखिर? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं बोलो? किरचॉफ्स करंट लॉ, आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। द अलजेब्रिक, ठीक है ना, द अलजेब्रिक sum of total current, the algebraic sum of total current meeting at a point, the algebraic sum of total current meeting at a point, the algebraic sum of total current meeting at a point और जंक्शन, पॉइंट बोलो चाहे जंक्शन बोलो, बात बराबर हो गया। ठीक है, the algebraic sum of total current meeting at a point और जंक्शन is always zero, is always zero, always zero, called KCL, called KCL। बात समझ में आ गया? called KCL, ठीक है ना। फिर से एक बार और क्या बोला? द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, कॉल्ड केसीएल, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। बात समझ में आ गया? मतलब किसी जंक्शन पर मिलने वाला सारा का सारा करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होगा बोलो? जीरो होगा। इसी को किरचॉफ्स का पहला नियम कहा जाता है, यानी कि केसीएल कहा जाता है। जैसे इसको आप समझने के लिए हमको पता करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा बाबू? साइन कन्वेंशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो क्या कहता है हमारा साइन कन्वेंशन, देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें साइन कन्वेंशन कहता है ना, साइन कन्वेंशन कहता है कि द करेंट इज अराइविंग टू द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव साइड एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव साइड। मतलब द करेंट is arriving, the current is arriving to the junction, the current is arriving to the junction is taken as positive sign and the current is away from the junction, is away from the junction, the junction is taken as negative sign। बात समझ में आया क्या बोला? जो करंट किसी जंक्शन की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव साइन के साथ, और जो करंट उस जंक्शन से बाहर की ओर जा रहा है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। अब ध्यान समझो, थोड़ा और मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से एकदम सुनना और ध्यान से चीजें समझना। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक जंक्शन है। अब इस जंक्शन पे मान लो यहाँ पे I1 करंट आया, I2 करंट आया, I3 करंट आया और यहाँ से I3, I4 और I5 करंट निकल गया। तो इस जंक्शन से आने वाला करंट का नाम है I1, I2 और I3। यहाँ से निकलने वाला करंट है I4, I5 और क्या है जी? I6। यहाँ पर I6 करंट, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, ध्यान समझो। क्या बोला? द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। मतलब ये रहा, इसको बोलते हैं जंक्शन। अभी इस पॉइंट पर मिलने वाला करंट का नाम क्या है? इस करंट पर I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है और I6 जा रहा है। तो इस पॉइंट पर मिलने वाला सारा करंट का अलजेब्रिक सम लो। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या? उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? वो डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमको पॉजिटिव और
नेगेटिव लगाना। तो इस पॉइंट पर मिलने वाला सारा करंट का एल्जेब्रिक सम पहले 0 के बराबर कर देते हैं। तो I1 है, I1, I2, I3, I4, I5 और I6 इक्वल टू क्या कर दिए बोलो 0। द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज 0 कॉल्ड केसीएल। अभी इस पॉइंट पर मिलने वाला सारा का करंट का एल्जेब्रिक सम क्या कर दिए 0 कर दिया। अब साइन कन्वेंशन लगा लो। तो कर रहा है द करंट इज अराइविंग टू द जंक्शन, द करंट इज अराइविंग टू द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव साइन, है ना, एंड द करंट इज अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव साइन। मतलब जो करंट जंक्शन की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और जो करंट बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव साइन। मतलब ये सारा करंट I1, I2, I3 जंक्शन की ओर आ रहा है तो ये सबको पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ से I4, I5, I6 करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखें। ठीक है, तो लिख दो यहाँ ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि तीनों करंट आ रहा था और बाकी करंट बाहर जा रहा तो माइनस 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 लगा देंगे। अब ये जो आया एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0, दैट इज कॉल्ड केसीएल। किसी को हम क्या कहेंगे, केसीएल कहेंगे। इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बात को समझो कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ से I4 I5 माइनस है तो उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बराबर करके क्या लिख सकते हो I4 प्लस I5 प्लस I6। बोला है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि इस जंक्शन पर आने वाला सारा का सारा करंट और इस जंक्शन से बाहर निकलने वाला सारा का सारा करंट दोनों क्या है बोलो बराबर है। इसको भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। बोले हाँ सर, एक बार और। इसका मतलब क्या है, देखो I1, I2, I3 क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट अराइविंग टू द जंक्शन is equal to the algebraic sum of total current away from the junction are same called Kirchhoff फर्स्ट लॉ। तो इसको भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहेंगे। अच्छा, जितना करंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जितना करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब क्या है कि करंट का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ तक आ रहा होगा उतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। यानी कि जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। इसका मतलब दोनों तरफ का चार्ज बराबर है। अगर दोनों तरफ का चार्ज बराबर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है आपको याद रखना है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, सुन रहे हो ना जी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ टेल्स, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बता रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रहा है। याद रखना, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बात करता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ टेल्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ पर। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, केसीएल क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इन मीटिंग एट पॉइंट इज ऑलवेज 0 एंड द टोटल करंट, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट अराइविंग टू द पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव साइन, और यहाँ से जितना बाहर निकलेगा वो क्या लेंगे नेगेटिव। तो जो करंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना, और जो करंट यहाँ से यहाँ बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। उम्मीद करता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा पिक्चर है, सपोज करो यहाँ से ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे है। अब मान लो यहाँ पे बहने वाला करंट का वैल्यू पूछा है, और मान लो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ से भी 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ से 4 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये जंक्शन है, ये वाला क्या है बोलो, जंक्शन है। अब इस जंक्शन पर मिलने वाला सारा का सारा करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो करो, यहाँ पर मिलने वाला सारा करंट का पहले लिख लेते हैं। तो 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, सॉरी प्लस माइनस बाद में देंगे, तो पहले लिखेंगे 3 एम्पियर, फिर लिखेंगे 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, अरे सुन रहे हो ना, फिर प्लस 2 बोले बाद में देना यार। तो यहाँ पे 4 एम्पियर, फिर लिखोगे यहाँ I बराबर क्या हो गया 0। अब देखो कौन कौन सा करंट आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। मतलब ये दोनों नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ऐसे ना था। बस यहाँ से I निकाल लो, तो कितना होगा, 3 3 6 2 8, तो 8 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर माइनस I बराबर 0। इसको इससे माइनस करेंगे तो 4 एम्पियर माइनस I बराबर 0, तो I बराबर हो गया 4 एम्पियर। यानी कि इससे बाहर निकलने वाला करंट जो होगा वो 4 एम्पियर होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोले सर इतना आसान है, बोले हाँ इतना आसान होता है।
किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ की कहानी था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला पेज में किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या करता है? किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग बोलेंगे केवीएल। केवीएल, ठीक है बाबू, समझ रहे हो क्या? केवीएल एग्जाम में आता है, केवीएल, ठीक है ना। चलो, अब ये केवीएल क्या है? केवीएल माने किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसी को किरचॉफ लूप लॉ कहा जाता है, क्लोज लॉ कहा जाता है। मतलब ये क्लोज सर्किट में अप्लाई होगा। तो लिखेंगे क्या करता है? इन क्लोज सर्किट, लिखते जा रहा है समझाता है। इन क्लोज सर्किट, ये नेटवर्क भी बोल सकते हैं, इन क्लोज नेटवर्क। नेटवर्क माने सर्किट, टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, कठिन भाषा को हटाकर अच्छा भाषा लिखते हैं। तो इन क्लोज नेटवर्क, तो इन क्लोज नेटवर्क यानी कि इन क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 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 करेंट एंड रेजिस्टेंस। ध्यान रखना है यहाँ, करेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच ऑफ ईच ब्रांच। ध्यान समझो क्या बोल रहा है? इन क्लोज नेटवर्क, क्लोज माने जो भी होगा क्लोज सर्किट होगा। तो क्लोज नेटवर्क में या फिर क्लोज सर्किट में क्या बोल रहा है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है और उस प्रोडक्ट का क्या करना है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में ऐसा करना है, इज इक्वल टू द, ठीक है, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, इज इक्वल टू द algebraic sum of the algebraic sum of the total EMF, algebraic sum of the total EMF of the circuit of the network। लिखो क्या ये बात पूरा समझ में आया? देखो हम क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहा है? इन क्लोज नेटवर्क, क्लोज नेटवर्क, क्लोज नेटवर्क में क्या बोला? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है, उसका एल्जेब्रिक सम करना है, और वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल ईएमएफ ऑफ द नेटवर्क। वो नेटवर्क के टोटल ईएमएफ के क्या होगा? बोलो, बराबर होगा। दैट इज कॉल्ड केवीएल। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? केवीएल बोलेंगे। ठीक है, अब इसको भी अच्छा से समझने के लिए हमको फिर चाहिए, हमको क्या? साइन कन्वेंशन जानना पड़ेगा। अब ये साइन कन्वेंशन में लिख दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा रखो समझ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कर, ध्यान समझ तो लो, है ना, एक एक करके। साइन कन्वेंशन क्या करता है? तो इसमें मेरे पास 3 साइन कन्वेंशन है। पहला वाला क्या रहा है कि इफ करंट फ्लोइंग, if current flowing clockwise direction, if current flowing clockwise direction, clockwise direction, तो क्या रहा है? if current flow in clockwise direction, then current is taken as, then current is taken as positive sign, current is taken as positive sign, otherwise negative sign। क्या करा? अगर करंट क्लॉकवाइज में है, देखो हम यहाँ पिक्चर बना दे रहे हैं, मान लो करंट अगर क्लॉकवाइज में बह रहा है ऐसे, अगर करंट क्लॉकवाइज में बह रहा है तो करंट को क्या लेना है? पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको नेगेटिव साइन में लिखोगे। मतलब अगर करंट क्लॉक में है तो करंट को पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर क्लॉक में नहीं तो एंटी क्लॉक में होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट को लेना है
नेगेटिव साइन के साथ लिखना। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? तो कह रहा है इफ करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन करंट इज टेकन एज पॉजिटिव साइन अदरवाइज नेगेटिव साइन। तो अगर करंट क्लॉक में है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और अगर एंटी में है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, इफ करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन if current flow in clockwise direction and passing from cathode to anode of the cell, अगर सेल के किधर से किधर जा रहा है, कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, देन EMF is taken as positive sign otherwise नेगेटिव साइन। क्या बोला ध्यान समझो। इफ करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और करंट किधर से किधर, एंड पासिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड ऑफ द सेल, और अगर वो करंट कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है तब ईएमएफ को क्या लेना है, पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। मतलब अगर पिक्चर समझो तो ऐसी देखो, मान लो यहाँ पे कोई सर्किट है और मान लो इस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है। बोले हाँ सर, अगर क्लॉक में बह रहा है तो सेल से बहना चाहिए कैथोड से एनोड। कैथोड माने छोटका वाला कैथोड बोलेंगे और बड़ा वाला एनोड बोलेंगे। तो ये करंट बहना चाहिए कैथोड से एनोड। अगर कैथोड से एनोड जा रहा है तो ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है, और अगर ऐसा नहीं है तो नेगेटिव। देख लो, अगर करंट क्लॉक में है और पास कहां से कहां रहा हो, कैथोड से एनोड की ओर, तो ईएमएफ को लेना है पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। बोले हाँ सर, 2 पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा देखो लिख दे रहे हैं ताकि आप नोट्स भी बना लेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट भी उसी तरह है कि इफ करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if current flow in anti-clockwise direction and passing from anode to cathode of the cell, anode to cathode of the cell, then EMF is taken as positive sign otherwise नेगेटिव साइन। तो ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव से लेंगे, नहीं तो किससे लेंगे, नेगेटिव से। इसको भी थोड़ा समझा देते हैं, गौर से देखो। अगर करंट किस में बह रहा, एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक माने ऐसे, ये तो क्लॉक हो गया सॉरी, एंटी क्लॉक माने ऐसे। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है तो सेल से जो करंट है, बोला है ना, वो बहना चाहिए कहां से कहां बहना चाहिए जी, एनोड से कैथोड की ओर। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट बहना चाहिए एनोड से कैथोड। बड़ा वाला को एनोड बोलेंगे, छोटा वाला को कैथोड बोलेंगे। अगर एनोड से कैथोड जा रहा है तो ईएमएफ को लेना है पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। बात समझ में आ गया? तो देखो 3 पॉइंट में शॉर्ट्स में फिर समझा दे रहा हूं, आपको हमेशा के लिए याद रहे। अगर करंट ही क्लॉक में है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान से पहला रूल नंबर 1, अगर करंट क्लॉक में है बाबू, अगर करंट क्लॉक में है तो करंट को लेना है पॉजिटिव साइन के साथ, नहीं तो नेगेटिव। नहीं तो नेगेटिव का मतलब अगर करंट एंटी में है तो उसको लेंगे नेगेटिव। ये पहला वाला कहानी। अगर करंट क्लॉक में है तो करंट को लेना है पॉजिटिव, अगर करंट एंटी में है तो करंट को लेना है नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, अगर करंट क्लॉक में बह रहा है, अगर करंट क्लॉक में बह रहा है तो सेल से बहना चाहिए कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड।
तो ईएमएफ को लेना है पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। तीसरा रूल, और अगर करंट एंटी में बह रहा है, किस में बह रहा है बोलो, एंटी में, तो ये बहना चाहिए एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड बह रहा है तो ई के लेंगे पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। ये हो गया साइन करना, समझ में आ गया। एक बार और हम ये डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम बेहतरीन तरीका समझाते हैं। अब यहाँ पढ़ लो, अब सारा चीज होगी, दिमाग में सेट हो गया। अब ये वाला पढ़ते हैं, यही तो मेन है जो हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक, इतना तो समझ देना पड़ेगा अच्छा समझने के लिए। क्या बोल रहे हैं, इन क्लोज नेटवर्क, तो किस में बात करें, क्लोज नेटवर्क में द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम करना है ऑफ ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में ऐसा, तो हर एक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम लेना है, और वो जो एल्जेब्रिक सम है इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल ईएमएफ ऑफ द नेटवर्क, और नेटवर्क के टोटल ईएमएफ के बराबर होगा, टोटल ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। चलो यहाँ एग्जांपल लेके समझते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम एग्जांपल लेके, तो मान लो हम मेरे पास एक क्लोज नेटवर्क है, क्या ले रहे हैं बोलो, क्लोज नेटवर्क। यहाँ पर हम एक क्लोज नेटवर्क बना दिए, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा। मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस का नाम है R1, यहाँ का रेजिस्टेंस का नाम है R2, यहाँ का रेजिस्टेंस का नाम है R3, ठीक है। यहाँ एक सेल जुड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ एक सेल जुड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ एक सेल जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। इस सेल का नाम EMF, इस सेल का नाम E2 और इस सेल का नाम E3, इस सेल का नाम E1, E2 और E3। मान लो यहाँ से आई करंट बढ़ रहा है, तो जाहिर सा बात हम सीखे, अगर यहाँ से आई करंट जाएगा ऐसे आई करंट जाएगा, तो यहाँ जाने के बाद आई का दो भाग में बंटवारा हो जाएगा। इधर से जो करंट जाएगा उसका नाम हम I1 रखें। तो मान लो इधर से I1 करंट गया, तो इधर से कितना करंट बहेगा, जितना करंट बच जाएगा उतना करंट इधर से बहेगा। अब इधर से बहने वाला करंट का नाम हो गया I माइनस I1, और यहाँ से बहने वाला करंट का नाम मान लो हम रख दिए I3। क्या रख दिए बोलो, I3 रख दी। अब ये एक सर्किट बना दिए, इसमें हमको किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ सेकंड। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या करता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ ऑफ द नेटवर्क, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ ऑफ द नेटवर्क। ध्यान समझो। अब इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में कई गो ब्रांच है, तो बोलो सर 3 ब्रांच है, एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, और तीसरा ब्रांच ये। चाहे इसको फर्स्ट बोल लो, इसको सेकंड बोल लो, इसको थर्ड बोल लो, जैसे चाहे हम ऐसे ऐसे ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट ब्रांच, देखो ये फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच, और ये थर्ड ब्रांच। तो 3 ब्रांच है मेरे पास। इन तीनों ब्रांच में क्या करना है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है। तो एक काम करना, जब भी रेजिस्टेंस को देखोगे तो उसके सामने ही करंट मिल जाएगा, ये खास बात है। तो करंट और रेजिस्टेंस का इस ब्रांच में प्रोडक्ट, इस ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना होगा, बोले सर I1 R1। देखो यहाँ का करंट है, यहाँ का रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ का करंट है I1। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लिए I1 R1, ठीक है। इस ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करो, तो इस ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दिए। तो करंट है मेरे पास I3 और रेजिस्टेंस है मेरे पास R2। देखो रेजिस्टेंस के पास ही देखोगे तो करंट मिल जाएगा, और करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट मैंने गुना करना है। ओके, तो करंट और रेजिस्टेंस का हर एक ब्रांच में ऐसा करना। तो फर्स्ट ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया, सेकंड ब्रांच में भी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया, थर्ड ब्रांच में मेरा करंट ये रहा और रेजिस्टेंस ये रहा। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, I माइनस I1 और इनटू क्या हो जाएगा R3। समझ में आ गया। और ये किसके बराबर होगा, ये टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ ऑफ द नेटवर्क के बराबर होगा। टोटल ईएमएफ कितना है, यहाँ E1 है, E2 है, E3। तो यहाँ लिखोगे E1, E2 और E3। अब इसका एल्जेब्रिक सम करना है। तो एल्जेब्रिक सम हम किसको करें, मेथड से। तो देखो, अगर करंट क्लॉक में बह रहा हो, क्लॉक याद करो पहला वाला, तो ये रहा करंट। तो अगर करंट क्लॉक में बह रहा है, ऐसे हाथ को घुमाना है, अगर करंट क्लॉक बोलो है ना, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, बोलो है ना। अगर करंट क्लॉक में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो नेगेटिव। चेक करो, यहाँ पर करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर करंट तो ऐसे जा रहा है। तो हाथ को ऐसे घुमा, कौन कौन करंट क्लॉक में है, कौन कौन करंट क्लॉक में है। तो क्लॉक में हमारा ये और ये तो इधर जा रहा है, तो ये दोनों क्लॉक में है और ये एंटी में है। तो ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, तो ये दोनों पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। बोले हाँ सर। अब आते हैं सेल पर। तो यहाँ है E1, चेक करो,
यहाँ का करंट पहले चेक करो, यहाँ का करंट किधर जा रहा है, तो ये वाला करंट जा रहा है क्लॉक में, बोला है ना क्लॉक में जा रहा है। तो अगर ये करंट क्लॉक में जा रहा है तो सेल से बहना चाहिए कैथोड से एनोड, समझाए थे। अगर करंट क्लॉक में है तो जाना चाहिए कैथोड से एनोड। क्या ये कैथोड से एनोड जा रहा है? बिल्कुल, छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, तो कैथोड से एनोड जा रहा है तो सेल का ईएमएफ होगा पॉजिटिव, नहीं तो होता नेगेटिव। तो इसमें आ गया पॉजिटिव, बोले ठीक, E1 पॉजिटिव होगा। दूसरा, क्या ये जो दूसरा करंट जो ये वाला दूसरा सेकंड ब्रांच का है, तो क्या ये करंट क्लॉक में है? बोले हाँ, बोलो हाँ, तो यहाँ करंट क्लॉक में है, बोलो। तो ये करंट क्लॉक में है तो फिर जाना चाहिए सेल से कैथोड से एनोड। क्या जा रहा है? बिल्कुल कैथोड से एनोड जा रहा है, कैथोड से एनोड नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है, कैथोड से एनोड जा रहा है, तो ईएमएफ हो गया पॉजिटिव, अदरवाइज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इधर बताओ, क्या ये करंट क्लॉक में? ना, ये तो करंट ऐसे, क्लॉक हमारा ऐसे होता है, क्लॉक हमारा ऐसे होता है, ये तो एंटी में जा रहा है, तो एंटी में जा रहा है तो जाना चाहिए एनोड से कैथोड। क्या ये एनोड से कैथोड जा रहा है? नहीं, ये रॉन्ग है, ये एनोड से कैथोड नहीं, करंट तो ऐसे जा रहा है, ये रॉन्ग है, तो मतलब ये नेगेटिव होगा। अब ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या बोलते हैं? बोलो किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या अप्लाई करने आ गया? किरचॉफ सेकंड। अब देखो गौर से, ये सबको तो अलजेब्रिक सम किया, तो करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है? वो वोल्टेज होता है, तो इधर वाला भी हमारा वोल्टेज है और इधर वाला भी हमारा वोल्टेज है। ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज वोल्टेज के बराबर है। वोल्टेज क्या होता है? आखिर एनर्जी होता है। वोल्टेज क्या होता है? एनर्जी। वोल्टेज माने एनर्जी, तो इधर भी एनर्जी है और इधर भी हमारा क्या है? बोलो एनर्जी। तो एनर्जी एनर्जी के क्या है? बोलो बराबर है। इसका मतलब अगर दोनों तरफ की एनर्जी बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ टेल्स, किरचॉफ सेकंड लॉ टेल्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ टेल्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बातें समझ में आ गई? चलो हम एक और अप्लाई करने सिखाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट कर लेना पॉज करके, इतना तो समझदार हो आप लोग, वीडियो देखेंगे तो करना ही पड़ेगा ना। चलो आ जाओ, अब हम यहाँ अप्लाई करने सिखा रहे हैं। मान लो मेरे पास फिर एक पिक्चर दिया ऐसा ही, ओहो ऐसा। मान लो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हम R1, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम है R2 और यहाँ का रेजिस्टेंस है उसका नाम है R3। ठीक है, यहाँ से बहने वाला करंट का नाम है मान लो I1, यहाँ से बहने वाला का नाम है I2 और यहाँ का नाम है I3। ठीक है, ये तीन रेजिस्टेंस ऐसे दिया है। अब निकालो, और यहाँ पे इस तरह पिक्चर दिया। अब बताओ यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या था? हर एक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है। तो इस ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लो, तो इस ब्रांच में दिख रहा है हमको करंट दिख रहा है I1 और रेजिस्टेंस दिख रहा है R1। बोले हाँ। इस ब्रांच में हमको दिख रहा है करंट दिख रहा है I2 और रेजिस्टेंस दिख रहा है R2। बोले हाँ। इस ब्रांच में देखो करंट दिख रहा है हमारा I3 और रेजिस्टेंस दिख रहा है R3। और ये किसके बराबर होगा? टोटल ईएमएफ के। तो क्या यहाँ एक भी सेल लगा हुआ है? नहीं, इसमें कोई सेल लगा हुआ नहीं है, तो देयर इज नो एनी सेल, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ हमारा क्या आ गया? जीरो। अब साइन कन्वेंशन लगाओ। साइन कन्वेंशन माने जो करंट क्लॉक में है उसको पॉजिटिव, चेक कर लो यहाँ ऐसे। तो कौन वाला करंट क्लॉक में? ये क्लॉक में और ये भी क्लॉक, ये तो एंटी क्लॉक में है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा। बोले सर आगे ईएमएफ, तो ईएमएफ तो है ही नहीं, तो ईएमएफ तो जीरो हो गया, तो उसका रूल लगाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। यही हमारा हो गया किरचॉफ्स सेकंड लॉ। एक और पिक्चर देते हैं यहाँ पर। मान लो मेरे पास एक ऐसा कोई पिक्चर है, इस बार ऐसा कोई पिक्चर है, यहाँ का रेजिस्टेंस मान लो, यहाँ से बहने वाला करंट का नाम है I1 और रेजिस्टेंस मान लो R1 है। यहाँ से बहने वाला करंट मान लो I2 है, यहाँ से बहने वाला जो करंट है उधर से मान लो I3 है, और इधर से जो जाने वाला करंट है बाबू, बोलो यहाँ पे मान लो करंट है हमारा I4 है, और यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R3 और यहाँ का रेजिस्टेंस R4 है। जबरदस्ती नहीं करना है, जो है वही लिखना है। ठीक है, यहाँ से करंट बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसा है। अब इसमें एक सेल भी यहाँ लगा हुआ है, ऐसा करके यहाँ एक ठो सेल दिया है मान लो, और यहाँ भी एक ठो सेल दिया है। इस सेल का नाम EMF E1 और इस सेल का नाम है E2। चलो अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो किरचॉफ सेकंड लॉ। अप्लाई करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? अप्लाई करने आना चाहिए। अप्लाई करने आ गया तो देखो अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, अप्लाई करो।
तो अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या कहता है, हर एक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है, टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। चलो तो इस ब्रांच में देखो 4 ब्रांच है, तो इस ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, करंट दिख रहा है हमारा I1 और रेजिस्टेंस दिख रहा है R1, तो यहाँ लिखेंगे I1 R1, ठीक है। इस ब्रांच में देखो करंट दिख रहा है I2 और रेजिस्टेंस दिख रहा है R3, जो है वही लिखोगे, जबरदस्ती नहीं करना है। इस ब्रांच में देखो करंट और रेजिस्टेंस, करंट है हमारा I4 और रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है R4, और इस ब्रांच में देखो, इस ब्रांच में करंट है I3 और रेजिस्टेंस है R2, I3 और R2, ये किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ के। इसमें कितना सेल जुड़ा हुआ है, 2 सेल जुड़ा हुआ है, तो 2 सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, यानी कि E1 और E2 की क्या होगा, बराबर होगा। अब हमको करना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पता है, चलो पहले इधर करंट वाला का साइन कन्वेंशन कर लेते हैं। तो करंट वाला का साइन कन्वेंशन जो कहता है कि जो करंट क्लॉक में है उसको पॉजिटिव लेना है, नहीं तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। तो कौन कौन सा करंट क्लॉक में है चेक कर लो, ऐसे हाथ को घुमाओगे, बोलो, तो ऐसे बोलो कौन वाला करंट क्लॉक में, तो ये जा रहा है क्लॉक में, ये भी जा रहा है क्लॉक में, बोलो ये क्लॉक में, ये तो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों क्लॉक में, तो क्लॉक में तो पॉजिटिव, यानी कि I1 और I2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव ले लिए, और ये दोनों किसमें, एंटी में, तो एंटी में तो ये नेगेटिव ले लिए, ये दोनों क्या ले लिए, बोलो नेगेटिव, ठीक है। अब ये मैं बोला चेक करो, तो बोले था अगर करंट क्लॉक में है तो जाना चाहिए कैथोड से एनोड, तो चेक करो क्या ये करंट I1 जो करंट है, I1 यही ना, इससे कौन सा करंट बह रहा है, I1 करंट बह रहा है E1 सेल से, तो इससे क्या ये करंट क्लॉक में है, बोले हाँ सर ये करंट क्लॉक में है, तो अगर करंट में है मतलब क्लॉक में है तो जाना चाहिए कैथोड से एनोड। क्या ये कैथोड से एनोड जा रहा है, बिल्कुल ये जा रहा है कैथोड से एनोड, तो ये हमें क्या होगा, पॉजिटिव, नहीं तो क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। इसमें चेक करो क्या ये करंट क्लॉक में है, ना ये तो एंटी में, तो एंटी में तो जाना चाहिए एनोड से कैथोड, क्या ये एनोड से कैथोड जा रहा है, नहीं ये एनोड से कैथोड नहीं जा रहा, उल्टा है, माने गलत है, तो गलत हो तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो हम अप्लाई किए हैं इसी को बोलते हैं क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या अप्लाई करने आ गया, चलो तो आज हम यहीं तक रखते हैं, एक वीडियो और देंगे जिसमें हम किरचॉफ सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बढ़िया से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना पाऊँ। अच्छा दूसरी बात, आप जितना कमेंट करके बताइएगा उतना, और किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, और हाँ सेशन को शेयर करना मत भूलना, शेयर करना, चलो।